हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राई फॉर टायरोस। दिस इज गौरव पांडे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह चौथा वीडियो है, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन को ऐड किया है। ये सभी प्रश्न सी टेट यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। मुख्य रूप से ये सभी प्रश्न सी टेट 2021-22 के परीक्षा से लिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन को ऐड किया है। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रिया के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि रिया को बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर उसे ऐसे पदार्थ को खाने के लिए बोलते हैं जिनमें डैश हो। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन विटामिन डी। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से व्यक्ति में आंखों से संबंधित समस्या हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का मुख्य इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ए विटामिन ए इसका सही आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से व्यक्ति में जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, गाजर, यकृत आदि है। इसके अलावा विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से व्यक्ति में बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी का मुख्य स्रोत मूंगफली, तिल, बिना धुली हुई दाल, यकृत, अंडा आदि है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से व्यक्ति में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी के मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग, जबकि वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी के मुख्य स्रोत मछली का तेल, यकृत, अंडा, दूध आदि हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का इस्तेमाल यातायात के रूप में करते हैं? पहला ऑप्शन है लद्दाख एवं कारगिल, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर एवं केरल, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम एवं नागालैंड, चौथा ऑप्शन है दिल्ली एवं मिजोरम। इसका दूसरा ऑप्शन कश्मीर और केरल, इन दो राज्यों में यातायात के रूप में नाव का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर में कश्मीर में यातायात के लिए प्रयोग किए जाने वाली नाव को शिकारा बोलते हैं, जो कि डल झील में पाई जाती है। और केरल में यातायात के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की छोटी नाव, जिसे वल्लम कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा असम में बांस व रस्सी के से बने पुल का प्रयोग यातायात के लिए किया जाता है, जबकि लद्दाख में लोहे की रस्सी पर लटकते हुए झूले, जिसे ट्राली कहते हैं, इसका प्रयोग यातायात के लिए किया जाता है। राजस्थान में ऊँट गाड़ी और मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी, साइकिल, बस, कार आदि का प्रयोग यातायात के लिए किया जाता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सरिस्का, दूसरा ऑप्शन है दाचीगम, तीसरा ऑप्शन है जिम कार्बेट और चौथा ऑप्शन है रानीखेत। इस प्रश्न का सही उत्तर है दाचीगम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, जहाँ पर हंगुल मृग मृग के संरक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा असम का काजीरंगा, जिसमें एक सींग वाले गैंडे, डिब्रू सैखोवा में जंगली घोड़े और एशियाई जंगली भैंसे तथा मानस में बाघ, हाथी और सुनहरे लंगूर आदि का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा गोवा के मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं और गुजरात के गिर में एशियाई शेर आदि का संरक्षण किया जाता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? पहला ऑप्शन है डायोनिया, दूसरा है नेपेंथिस, तीसरा है सनड्यू और चौथा है एजीरेटम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सनड्यू। सनड्यू एक ऐसा पौधा है जो कि कीटभक्षी पौधा नहीं है। इसके अलावा डायोनिया, नीपेंथिस, एजीरेटम ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए अपने आसपास के छोटे कीट पतंगों को खाकर अपने स- अपने अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करते हैं। इसके अन्य उदाहरण ड्रोसेरा, नेपेंथिस, डायोनिया, पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया आदि ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, जब दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें से एक जीव को फायदा तथा दूसरे को नुकसान होता है, तो इसे क्या कहा जाता है?
ऑप्शंस हैं परजीविता, सहजीविता, सहयोगिता, सहोपकारिता। इसका उत्तर है परजीविता। जब दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आएं और दोनों में से एक को तो फायदा तथा दूसरे को नुकसान हो तो इसे परजीविता कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ततैया, जो कि मक्खी के प्यूपे को अपना परजीवी बनाती है, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें ततैया को तो फायदा होता है जबकि मक्खी के प्यूपे को नुकसान होता है। सहजीविता, सहजीविता में जब दो जीव एक दूसरे के संपर्क में आएं और दोनों को कुछ न कुछ फायदा हो तो उसे सहजीविता कहते हैं। जैसे बगुला और भैंस। बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके पीठ पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े को खाकर अपना पेट भरता है। इससे बगुले का पेट भर जाता है और भैंस के पीठ की सफाई भी हो जाती है। तो यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है सहयोगिता। सहयोगिता और चौथा है सहोपकारिता। सहोपकारिता एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कवक और शैवाल। कवक और शैवाल में ऐसा संबंध पाया जाता है जिसमें कवक शैवाल की रक्षा करता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। यह सहोपकारिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस पंछी की चोंच में छानने की प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन हैं गौरैया, मेकाओ, लंबी पूंछ का तोता, तीसरा ऑप्शन है रोबिन और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंगो या हंसावर। तो इसका सबसे सही उत्तर है फ्लेमिंगो और हंसावर। फ्लेमिंगो और हंसावर नामक पक्षी में इनकी चोंच में छानने की प्रणाली पाई जाती है। यह एक निस्यंदन प्रणाली है। निस्यंदन प्रणाली पक्षियों की आहार प्रणाली होती है जो कि पक्षियों के चोंच पर पाई जाती है। खाद्य सामग्री को छानकर पानी से अलग करने में यह उनकी मदद करती है। छानने के उद्देश्य से इनकी चोंच मुख्य रूप से सपाट व चौड़ी होती है। इसके मुख्य उदाहरण हंसावर, हंस, बतख आदि हैं। इसके अलावा रॉबिन रॉबिन की चोंच पतली व सीधी होती है जो कि कीड़ों को खाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा मेकाओ, जो कि लंबी पूंछ का तोता है, इसकी चोंच छोटी व घुमावदार होती है जो कि नट व फलों को तोड़ने में सहायक होती है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण शिक्षण को निम्न में से किस अनुशंसा पर एकीकृत करता है? हमारे ऑप्शंस हैं एनपीई 1986, दूसरा ऑप्शन है एनसीएफ 2007, तीसरा ऑप्शन है एनसीएफ 2005 और चौथा ऑप्शन है आरटीई 2009। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षण को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज की गई है? किसी नीति की खोज कीजिए। पहला ऑप्शन है कहानियाँ एवं विवरण, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है हास्य चित्र एवं पट्टियाँ, चौथा ऑप्शन है कविताएं। इनमें से कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियाँ एवं कविताओं, इन सभी चीज़ों का प्रयोग पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, जिसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों हैं, यह इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, किस प्रकार का सीखना ईवीएस की कक्षा के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन स्वयं करके सीखना, दूसरा ऑप्शन विवरणों द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन है परिभाषा द्वारा सीखना और चौथा ऑप्शन है रट कर सीखना। इस प्रश्न में रट कर सीखना, जिसको एनसीएफ इसको स्वीकार नहीं करती, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चों को रटंत ज्ञान से दूर रखना है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इसके अलावा स्वयं करके सीखना, जिस पर एनसीएफ 2005 बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि बच्चों को स्वयं करके सिखाने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, यह सभी इस प्रश्न का उत्तर सही है। इसलिए ऑप्शन 4 केवल ए, बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यह क्या है? यह पहला ऑप्शन है थीम, दूसरा ऑप्शन है उप थीम, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है थीम। ईवीएस के पाठ्यक्रम को आसानी से बच्चों को समझाने के लिए इसे 6 थीमों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से
छः थीम 6 थीम इस प्रकार हैं, जैसे परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसलिए हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यह ईवीएस के पाठ्यक्रम की एक थीम है। ईवीएस के पाठ्यक्रम की थीम और सब थीम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन कराने का अवसर प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो किसी भी वस्तु को स्मरण करने पर जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि जिसको एनसीएफ खुद ही स्वीकार नहीं करती। एनसीएफ 2005 में साफ साफ लिखा है कि बच्चों को रटंत विद्या पर जोर नहीं देना है। इसके अलावा छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन करके सीखने पर जोर दिया जाए। छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करने के लिए और छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करने के लिए ईवीएस की कक्षा में क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, जिसमें ए, बी, सी तीनों बातों को सम्मिलित किया गया है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहला ऑप्शन है पहली और दूसरी। दूसरा ऑप्शन है तीसरी से पाँचवीं। और तीसरा ऑप्शन है छठवीं और आठवीं। और चौथा ऑप्शन है 9वीं एवं 10वीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को मुख्य रूप से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के बीच में स्थान दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरी से पाँचवीं के बीच में एनसीएफ के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को मुख्य स्थान दिया गया है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, विशेष से सामान्य की ओर। ऑप्शन थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। विशेष से सामान्य की ओर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण विधि। दूसरा ऑप्शन है संश्लेषण विधि। तीसरा ऑप्शन है निगमन विधि। और चौथा ऑप्शन है आगमन विधि। इसका सही उत्तर है आगमन विधि। आगमन विधि में विशेष से सामान्य की ओर विशेष से सामान्य की ओर के नियम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें नियम की ओर ले जाया जाता है। जैसे बच्चों को नाउन पढ़ाना है तो पहले नाउन से संबंधित उन्हें एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद उन्हें नाउन की डिफिनीशन बताई जाएगी। यह एक आगमन विधि है। इसके अलावा निगमन विधि, जिसमें बच्चों को पहले नियम पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। विश्लेषण विधि में किसी भी टॉपिक को अलग अलग भागों में तोड़कर पढ़ाया जाता है, जबकि संश्लेषण विधि में सभी भागों को आपस में जोड़कर उसे संश्लेषित करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन हैं दयानंद सरस्वती। दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। और चौथा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा इनकी मुख्य पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी है। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज पूरी तरह से एकेश्वरवाद पर आधारित है। इनकी प्रमुख इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार नामक अखबार का संपादक किया है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 1867 में प्रेरणा समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले की मुख्य पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, ब्रेल लिपि मुख्य रूप से डैश 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 आधारित होती है। ब्रेल लिपि मुख्य रूप से ऑप्शन में पहला है 6 बिंदुओं पर। दूसरा ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर। तीसरा ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर। और चौथा ऑप्शन है 10 बिंदुओं पर। इसका ऑप्शन ए सही है। ब्रेल लिपि मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह लिपि मुख्य रूप से नेत्रहीनों के लिए बनाई गई है। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने 4 फरवरी 1821 में की थी। इस इस लिपि में 6 बिंदुओं के माध्यम से सभी अक्षरों को
कागज़ पर उभारा जाता है तथा नेत्रहीन लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें नेत्रहीन लोग उस उभरे हुए बिंदुओं को टच करके पहचान लेते हैं कि यह कौन-सा अक्षर लिखा हुआ है। इसलिए यह मुख्य रूप से नेत्रहीनों के लिए बनाई गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। धन्यवाद।